इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बेहद ठंडे और सुनसान इलाके से, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। सर्दियों का समय है और पूरा इलाका एकदम सफेद चादर से ढका हुआ नजर आता है। इसी बर्फीले मैदान में एक जवान लड़की बुरी तरह घबराई हुई भाग रही होती है। उसकी सांस तेज चल रही है, शरीर थक चुका है और चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा है। वो कुछ पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर दोबारा भागने लगती है, जैसे उसे पता हो कि रुकना मतलब मौत को बुलाना है। अगले दिन हम कोरी लैम्बर्ट को देखते हैं, जिसे लोग हॉकाई के नाम से भी जानते हैं। वो एक शिकारी है और इस वक्त उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर होती है। वो बेहद सटीक निशाना लगाते हुए एक भेड़िए को मार गिराता है और बाकी भेड़िए डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कोरी को याद आता है कि उसने आज का दिन अपने बेटे के साथ बिताने का वादा किया है। अब जैसे ही वो अपने बेटे केसी को बुलाता है, वो पहले से ही तैयार खड़ा होता है, कंधे पर राइफल टांगे हुए। कोरी अपने बेटे को लेकर उनके नाना नानी के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि वो थोड़ी देर यहीं पर रुके, क्योंकि उसको आसपास का इलाका चेक करना है। दरअसल कोरी को यहाँ पर एक काम के लिए बुलाया गया था। उसके फादर इन लॉ ने उसको बताया था कि उनकी एक गाय का बछड़ा गायब हो गया है और उन्हें शक है कि इलाके में कोई माउंटेन लायन घूम रहा है, जो उनके जानवरों के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से कोरी वहां पर जांच करने आया था। जब कोरी उस जानवर को ढूंढने निकलता है तो उसे बर्फ पर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआत में तो उसको लगता है कि ये किसी शेर के हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये निशान तो किसी इंसान के हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे बर्फ पर खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। अब मामला गंभीर हो चुका था, इसलिए वो अपने बैग से जरूरी सामान निकालता है, पिस्टल हाथ में लेता है और बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। ये वही रास्ता था जहां से वो लड़की भागी थी। उसके पैरों के निशान अभी तक बर्फ में साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आगे जाकर वो निशान ऐसे लगने लगते हैं जैसे वो लड़की बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। कोरी उन खून के निशानों को फॉलो करता रहता है और आखिरकार उसे वो लड़की मिल जाती है। वो जमीन पर पड़ी होती है, बिल्कुल शांत, जैसे उसकी सांसें थम चुकी हो। उसके पैर नंगे होते हैं, शरीर ठंड से जम चुका होता है और उसके मुंह के पास खून और बर्फ जमा होती है। ये दृश्य देखकर कोरी तुरंत इमरजेंसी कॉल करता है। उसे पता होता है कि इतनी दूर और बर्फीले इलाके में मदद पहुंचने में काफी समय लगेगा। ट्राइबल पुलिस के चीफ बेन उसे फोन कर कहते हैं कि वो बॉडी को हाथ ना लगाए जब तक FBI की टीम वहां पहुंचकर जांच ना कर ले। लेकिन कोरी को चिंता होती है कि तेज बर्फबारी के कारण सारे निशान मिट सकते हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि लड़की कहां से आई थी और आखिर उसे हुआ क्या है। वो बेन से इजाजत मांगता है कि वो खुद जांच शुरू कर सके, लेकिन बेन उसको साफ मना कर देता है। कोरी उस लड़की को पहचान चुका होता है, वो नैटली थी, लेकिन बेन कहता है कि आधिकारिक जांच के बाद ही इसकी पुष्टि की जाएगी। तभी थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी वहां पर पहुंचती है। कोरी उस गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक महिला बैठी हुई है, जो खुद को जेन बेनर बताती है। वो FBI एजेंट होती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इतनी कड़क ठंड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अब उसे इस खतरनाक और मुश्किल केस का सामना करना था। जेन ने हल्के कपड़े पहन रखे थे और ऐसे मौसम में कोई भी कुछ ही देर में जम सकता है। जेन बताती है कि उसे अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही अचानक इस केस के लिए भेज दिया गया, इसलिए वो ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाई। एक FBI एजेंट का इस तरह किराए की वैन में यहाँ पर पहुंचना, ये बात बेन को भी अजीब लगती है। तभी केसी की नानी जेन को कुछ गर्म कपड़े देती है, जो असल में उनके नातिन के ही थे। हालांकि वो खुश नहीं होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें वो जेन को देना पड़ता है। और जब जेन उन कपड़ों को पहनकर बाहर आती है तो उसको देखकर कोरी कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की साफ झलक दिखाई देती है, जैसे उसे अपनी बेटी की याद आ गई हो। यहाँ से ये अंदाजा लगने लगता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उसके साथ क्या हुआ है यह भी साफ नहीं होता है। इसके बाद कोरी अपने बेटे केसी से कहता है कि वो कुछ घंटों में लौट आएगा। अब बर्फीला तूफान रुक चुका था, इसलिए वो और जेन दोबारा उस जगह की जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं जहां उस लड़की की बॉडी मिली थी। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ट्राइबल पुलिस पहले ही इलाके को सुरक्षित कर चुकी है। बेन भी वहां पर पहुंच जाता है और एक बार फिर कोरी और उसके बीच बहस शुरू हो जाती है। कोरी बार बार कह रहा होता है कि वो लड़की नैटली ही है, लेकिन बेन बिना पुख्ता जांच के कुछ मानने को तैयार ही नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेन पास जाकर बॉडी का निरीक्षण करती है और साफ कहती है कि फोरेंसिक टीम को बुलाना बहुत जरूरी है। कोरी बताता है कि नैटली का घर यहीं पास में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी ठंड में वो लड़की नंगे पैर बाहर क्यों भाग रही थी।
जेन जब कोरी से उसकी राय पूछती है तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताता है कि नेटली काफी देर तक बर्फ में भागती रही होगी और थक कर आखिरकार गिर गई। ठंडी हवा उसके फेफड़ों में भर गई, जिससे उसकी मौत पल्मोनरी हैमरेज के कारण हुई। जेन ये सुनकर कोरी से पूछती है कि क्या वो इस जांच में उसकी मदद करेगा। कोरी हाँ कहता है और कहता है कि इंसान और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों का शिकार एक ही तरीके से किया जा सकता है। रात को हम देखते हैं कि कोरी गोलियां तैयार कर रहा होता है। तभी उसका बेटा केसी उसके पास आता है। उसने नैटली के बारे में सुन लिया था और वो बस इतना पूछता है कि क्या वही सब फिर से हो रहा है। कोरी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो अंदर से टूट चुका है। अगले दिन जेन को पता चलता है कि नैटली के घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं करवाई थी क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी। 18 साल की उम्र होते ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। मेडिकल जांच में ये भी सामने आता है कि मरने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाता कि हमलावर एक था या फिर कई लोग। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिलते हैं। मौत का कारण वही निकलता है जो कोरी ने बताया था, पल्मोनरी हैमरेज। इन सब सबूतों के आधार पर केस को मर्डर घोषित कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि नैटली भागकर कहां से आ रही थी, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। जेन परेशान होकर कहती है कि अब उसने ये रिपोर्ट अपने सीनियर्स को भेज दी है और हो सकता है कि उसको वापस बुला लिया जाएगा, जिसके बाद वो इस केस में आगे कोई मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए वो लोगों से तुरंत पूछताछ करते हैं। सबसे पहले नैटली के पिता से बात होती है, लेकिन वो जेन के सवालों से चिढ़ जाता है और साफ कहता है कि उसे अपनी बेटी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड से भी उनका परिचय नहीं करवाया। दूसरी ओर नैटली की माँ अपने कमरे में होती है। वो पूरी तरह टूट चुकी है। बेन जेन को इशारा करता है कि अभी उन्हें परेशान ना करे, लेकिन जेन फिर भी अंदर चली जाती है। वहां पर वो देखती है कि नैटली की माँ खामोश बैठी रो रही है, जैसे उसके पास अब कहने को कुछ बचा ही ना हो। अब इसी दौरान कोरी वहां पर पहुंचता है और जैसे नैटली का पिता उसको देखता है, वो गुस्सा नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा और दर्द साझा होता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कोरी धीरे से कहता है कि कभी कभी दर्द को पकड़े रहना आसान लगता है, लेकिन अपनी बेटी को खोने के बाद उसने सीखा है कि हमें उनके साथ बिताए अच्छे पल याद रखने चाहिए, ना कि सिर्फ उनका खोना। इसके बाद नैटली के पिता बताते हैं कि उसका एक भाई भी है जो गलत संगत में पड़ चुका है और ड्रग्स वगैरह में फंसा हुआ है। वो लिटिल फेदर बॉयज नाम के लोगों के साथ रहता है। हालांकि नैटली अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए हो सकता है कि वही कुछ अहम जानकारी दे सके। ये सुनकर बेन, जेन और कोरी उस इलाके की तरफ जाते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। बेन बताता है कि वहां पर 4 भाई रहते हैं और कोई भी आसानी से बात मानने वाला नहीं है। माहौल पहले से ही तनाव भरा होता है। तभी कोरी चुपचाप घर के पीछे की तरफ जाने का फैसला करता है, जहां शायद इस केस का कोई बड़ा राज छिपा हुआ था। इसके बाद कोरी पीछे की तरफ से घर को घेरने चला जाता है, जबकि बेन और जेन सामने के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा एक लड़का खोलता है जिसका नाम सैम होता है और वो साफ तौर पर नशे में होता है। वो धीरे धीरे बात करता है और कहता है कि उसका दूसरा भाई जेल में है और नैटली का भाई चिप घर पर नहीं है। लेकिन अचानक ही वो पेपर स्प्रे निकालकर बेन और जेन पर हमला कर देता है। दोनों की आंखों में तेज जलन होने लगती है और उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। तभी पीछे से कोरी आता है, जो समय को ना गवाते हुए सैम पर जोर से वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब जेन किसी तरह खुद को संभालते हुए बंदूक लेकर अंदर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जलन है और वो ठीक से देख नहीं पा रही होती। अब जैसे ही वो एक कोने में पहुंचती है, सैम उसके ऊपर गोली चला देता है। जेन भी तुरंत जवाब में गोलियां चलाती है और आखिरकार सैम गिर जाता है, बुरी तरह खांसते हुए। जेन उसकी बंदूक दूर कर देती है और उसे काबू में कर लेती है। तभी बेन अंदर आता है और सैम की हालत देखकर कहता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। जेन एम्बुलेंस बुलाने की बात करती है, लेकिन सैम कुछ ही पलों में दम तोड़ देता है। बाहर आकर पता चलता है कि फ्रैंक और चिप पहले ही पकड़ लिए गए हैं। जेन पूछताछ शुरू करती है, लेकिन जैसे ही चिप को अपनी बहन नैटली की मौत के बारे में पता चलता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। अब इसी दौरान एक अहम बात सामने आती है। उसे पता होता है कि नैटली का बॉयफ्रेंड कौन था। जेन चाहती है कि चिप उन्हें उसके पास ले जाए, लेकिन कोरी कुछ और नोटिस कर चुका होता है। वो बर्फ में गाड़ी के ताजा निशान देखता है और दूरबीन से ध्यान से उनका पीछा करता है। ये निशान उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं जहां नैटली की लाश मिली थी। और सबसे अजीब बात यह होती है कि गाड़ी ऊपर तो गई है, लेकिन वापस नीचे नहीं आई। इससे कोरी को शक हो जाता है कि चिप कुछ छिपा रहा है। वो जेन से कहता है कि अभी बर्फ में सबूत संभाल रखे हैं, लेकिन अगर तूफान आया तो सब कुछ मिट जाएगा।
इसलिए जल्दी करना जरूरी है। वो लोग उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह पहुंचकर वो गाड़ी रोक देते हैं और पैदल चलना शुरू करते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाने पर उन्हें एक और लाश मिलती है जो आधी बर्फ में दबी होती है और जंगली जानवरों ने उसे बुरी तरह नोच दिया होता है। ये मामला अब और गंभीर हो चुका था। शाम तक पूरा इलाका पुलिस से भर जाता है। बेन कहता है कि वो उस जगह की कैमरा फुटेज निकलवाए जहां पर नैटली का बॉयफ्रेंड काम करता था, लेकिन जो लड़के पकड़े गए थे वो चुप रहते हैं और कुछ भी नहीं बताते। तब कोरी कहता है कि वो उनसे बात करना चाहता है। बेन उसको समझाता है कि अगर वो उसके सामने कुछ कबूल कर भी ले तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा क्योंकि वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं होगा। फिर भी थोड़ी बातचीत के बाद बेन उसको इजाजत दे देता है। कोरी जब चिप से अकेले बात करता है तो चिप गुस्से में कहता है कि ये जगह बेकार है, यहाँ की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोरी उसे झकझोरते हुए कहता है कि उसकी बहन के कातिल अभी भी यहाँ पर खुले में घूम रहे हैं और क्या वो उन्हें यूं ही छोड़ देगा। वो गुस्से में चिप को पकड़कर गाड़ी से धक्का देता है और कहता है कि तेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनकर चिप पूरी तरह टूट जाता है और आखिरकार सच बता देता है। वो बताता है कि नैटली का बॉयफ्रेंड मैट था जो एक ड्रिलिंग साइट पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था, लेकिन अगर किसी को और ज्यादा जानकारी हो सकती है तो वो सैम था जो अब मर चुका था। कोरी वापस जेन और बेन के पास आता है, लेकिन बिना कुछ साफ कहे वो वहां से चला जाता है। अब कुछ ही समय में दूसरी मिली लाश की पहचान हो जाती है। वो लाश मैट की होती है। अब मामला और उलझ जाता है। जेन ये खबर देने कोरी के घर पहुंचती है। कोरी उसे अंदर आने को कहता है ताकि वो ठंड से बच सके। जहां अंदर आते ही जेन की नजर दीवार पर लगी फैमिली फोटोज पर पड़ती है। कोरी उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये उसकी बेटी एमिली थी। इसके बाद कोरी अपनी बेटी के साथ हुई दर्दनाक घटना बताता है। वो उस समय दूसरे शहर में काम करता था और एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर चला गया। घर पर उसकी 16 साल की बेटी एमिली और छोटा बेटा केसी अकेले थे। उस रात घर में एक पार्टी हुई जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। अगली सुबह नैटली का फोन आता है और वो बताती है कि एमिली गायब है, जहां बाद में एक चरवाहे को एमिली की लाश घर से करीब 20 मील की दूरी पर मिलती है। और यहीं से कोरी के दर्द की असली कहानी शुरू होती है। कोरी अपनी बेटी एमिली की कहानी बताते हुए पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि जब उसकी लाश मिली थी तब तक जंगली जानवर उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा चुके थे कि पोस्टमार्टम से भी कुछ साफ नहीं पता चल पाया। ये सब याद करते हुए उसकी आवाज कांपने लगती है और जेन समझ जाती है कि उसने शायद बहुत गहरा जख्म छेड़ दिया है। अगली सुबह जेन और बेन कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मेट के काम वाली ड्रिलिंग साइट पर पहुंचते हैं। दूसरी ओर कोरी अलग रास्ते में स्लेज लेकर बर्फ में पड़े निशानों को फॉलो करता हुआ उसी दिशा में बढ़ रहा होता है। जहां दूसरी ओर साइट पर पहुंचकर जेन एक नए ऑफिसर को पूरी स्थिति समझाती है और कहती है कि उनका काम मेट के ट्रेलर की तलाशी लेना है ताकि कोई ऐसा सबूत मिल सके जो नैटली के केस से जुड़ा हो। कोरी को भी रेडियो के जरिए अपडेट देने के लिए कहा जाता है। इधर कोरी बर्फ में आगे बढ़ते हुए जानवरों के निशानों का पीछा करता है और एक मरे हुए जानवर तक पहुंच जाता है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि यहाँ हाल ही में कुछ गलत हुआ है। उधर ड्रिलिंग स्टेशन पर मौजूद गार्ड्स बताते हैं कि वो खुद भी मैट की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने वाले थे क्योंकि वो पिछले 2-3 दिनों से काम पर नहीं आया था। वो ये भी कहते हैं कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। जेन गौर करती है कि वहां पर मौजूद 2 गार्ड हल्के हल्के घायल लग रहे हैं। जब वो पूछती है तो वो बहाना बना देते हैं कि उनका काम ही ऐसा है, यहाँ अक्सर चोट लगती रहती है। थोड़ी देर के बाद सुपरवाइजर ट्रेलर की तलाशी की इजाजत दे देता है। उसी समय कोरी दूर से देखता है कि जिन गाड़ी के निशानों को वो फॉलो कर रहा था वो सीधे इसी साइड तक आकर खत्म हो रही है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। अब जैसे ही जेन ट्रेलर की तरफ बढ़ती है, एक गार्ड उससे पूछता है कि क्या नैटली ने मैट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जेन हाँ में जवाब देती है तो वो गार्ड तुरंत बोल पड़ता है कि अब तक तो तुमको नैटली की लाश मिल चुकी होगी। अब ये सुनते ही सबको शक हो जाता है क्योंकि नैटली की मौत की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस वाले अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं और गार्ड भी हथियार निकाल लेते हैं। स्थिति बिगड़ती देख जेन खुद को संभालते हुए कहती है कि वो FBI से है और अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो बचना मुश्किल होगा। इसी बीच कोरी रेडियो पर बेन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वो तुरंत राइफल लेकर पैदल ही ट्रेलर की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर जेन ट्रेलर के दरवाजे तक पहुंचती है और उसको खटखटाती है। तभी उसको पता चलता है कि अंदर एक और गार्ड पीठ मौजूद है जो नाइट शिफ्ट के बाद सो रहा है। और यहीं से हमें एक फ्लैशबैक में उस रात की सच्चाई दिखाई जाती है। उस रात नैटली अचानक मैट को सरप्राइज देने के लिए उसके ट्रेलर पर पहुंची थी। मैट उसे देखकर खुश हो गया था और दोनों साथ बैठकर अपने भविष्य की बातें करने लगते हैं। तभी बाकी गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं।
उनमें से एक, जिसका नाम पीट था, वो नशे में होता है और नैटली को देखकर बदतमीजी करने लगता है। मैट उसको रोकता है, लेकिन बात धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है। एक गार्ड नैटली को गाली देता है तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। पीट गुस्से में नैटली के कपड़े खींचता है और बाकी गार्ड्स मिलकर मैट पर हमला कर देते हैं। वो उसे बुरी तरह पीटते हैं और बोतल मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो नैटली के साथ जबरदस्ती करते हैं। मैट किसी तरह होश में आकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला पड़ जाता है। अब इसी बीच नैटली मौका पाकर वहां से भाग निकलती है। बाहर निकलते वक्त वो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, जहां मैट चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और वो डर के मारे बर्फीले जंगल की तरफ भागती चली जाती है। और यही वो भागना था जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जेन अभी भी ट्रेलर का दरवाजा खटखटा रही होती है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता और बाहर खड़ा कर्टिस ऐसे बर्ताव कर रहा होता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी अचानक अंदर से शॉटगन चलती है, जिसकी गोली सीधे जेन को लगती है और वो दूर जा गिरती है। अब इस अचानक हुए हमले के बाद गार्ड्स पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जेन जमीन पर गिरते हुए भी हार नहीं मानती और जवाबी फायर करते हुए एक गार्ड के पैर पर कई गोलियां मारती है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। और अब मामला पूरी तरह गोलीबारी में बदल चुका था। और तभी अचानक से ट्रेलर के अंदर से मशीन गन चलने लगती है और हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। जेन अपनी आंखों के सामने बेन को गिरते हुए देखती है, जो इस गोलीबारी में मारा जाता है। कर्टिस अभी भी जिंदा होता है और मौके का फायदा उठाकर जेन की बंदूक छीन लेता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी दूर से एक सटीक स्नाइपर शॉट आता है और कर्टिस वहीं पर ढेर हो जाता है। ये कोरी था जिसने एक एक करके बाकी गार्ड्स को खत्म कर दिया था। अब ट्रेलर में सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, जिनमें से एक और मारा जाता है, लेकिन पीट भागने में सफल हो जाता है। वो खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भागता है। जेन ट्रेलर के नीचे से उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो बर्फीले जंगल में गायब हो जाता है। तभी कोरी जल्दी से जेन के पास पहुंचता है और उसको संभालकर ट्रेलर के अंदर बैठाता है। जेन उससे रेडियो मांगती है और कहती है कि अगर हेलीकॉप्टर समय पर पहुंच गया तो शायद वो बच जाएगी। कोरी तुरंत मैसेज भेजता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो पीट के पीछे जा रहा है, लेकिन अगर वो उसे पकड़ भी ले तो वो वापस नहीं आएगा। जेन समझ जाती है कि कोरी क्या करने वाला है, जिसके लिए वो चुपचाप हामी भर देती है। उधर पीट जान बचाने के लिए बर्फ में भागता जा रहा होता है। वो थक चुका होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं, फिर भी वो किसी तरह आगे बढ़ता रहता है। डर के मारे वो अपनी पिस्तौल इधर उधर घुमाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कोरी उसको देख रहा है। कोरी ने सफेद कपड़े पहन रखे होते हैं, जिससे वो बर्फ में पूरी तरह छिपा हुआ होता है। अचानक वो पीछे से हमला करता है और पीट को बेहोश कर देता है। जब पीट को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, चेहरा खून से सना हुआ था। कोरी उसके सामने बैठा होता है, बिल्कुल शांत। वो धीरे से कहता है कि हम इस वक्त पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर हैं। पीट डरते हुए कहता है कि वो बात करना चाहता है। कोरी बिना हिले डुले उसको बोलने के लिए कहता है और घबराकर पीट सब कुछ कबूल कर लेता है। वो मानता है कि उसने नैटली के साथ जबरदस्ती की और मैट को भी मार डाला। वो कहता है कि उसको जेल ले जाओ, वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन कोरी शांत स्वर में ये कहता है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद वो उसकी रस्सियां काट देता है और कहता है कि अगर वो हाईवे तक पहुंच गया तो आजाद हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नैटली को मौका मिला था जब वो 6 मील तक नंगे पैर बर्फ में भागी थी। पीट अभी भी समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी कोरी उसके कान के पास गोली चलाता है, जिससे वो डरकर पागलों की तरह भागने लगता है। बर्फ, पहाड़ और ढलानों के बीच वो गिरता पड़ता आगे बढ़ता है, कभी घुटनों पर तो कभी हाथों के सहारे। दूर खड़ा कोरी उसको बस देखता रहता है, जहां कुछ ही देर में ठंड और थकान के आगे पीट का शरीर जवाब दे देता है। उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और वो बर्फ पर गिरकर तड़पते हुए मर जाता है। कोरी को उसे मारने के लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकृति ही उसका फैसला कर देती है। जिसके बाद कोरी अस्पताल जाता है, जहां पर जेन भर्ती होती है। वो जिंदा होती है और धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। कोरी माहौल हल्का करने के लिए एक छोटा सा मजाक भी करता है और उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय भी लाता है, जिससे जेन मुस्कुरा देती है। फिर वो भावुक होकर कहती है कि उसके दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा है कि नैटली इतनी ठंड में 6 मील तक नंगे पैर कैसे भागी होगी, उसने क्या सहा होगा। इस पर कोरी सिर्फ इतना कहता है कि जिन लोगों ने उसे भगाया था, प्रकृति ने उन्हें सजा दे दी है। जिसके बाद वो नैटली के पिता से मिलता है और पूरी सच्चाई बताता है। साथ ही में उन्हें समझाता है कि अपने बेटे से दूरी मत बनाओ, क्योंकि इस समय
उसे अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो विद ऑल दैट सेड, आज की कहानी में बस इतना ही। और हाँ, हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।